हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुबलेज। पिछले क्लास में हम लोगों ने ब्राह्मण साम्राज्य में शुंग वंश और कर्ण वंश को पढ़ लिया। आज के इस वीडियो में हम आगे वाले वंश सातवाहन वंश के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं सातवाहन वंश की। सातवाहन वंश की बात करें तो यह वंश ऐसा पहला भारतीय वंश था जो बहुत लंबे समय तक भारत में शासन किया। और सातवाहन वंश के शासकों की बात करें तो इसमें जो पहले शासक थे वे थे शिमुक। शिमुक के बाद सतकर्णी प्रथम, उसके बाद हाल के बाद गौतमी पुत्र सतकर्णी, इनके बाद वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, उसके बाद यज्ञश्री पुलमावी, इनके बाद पुलुमावी चतुर्थ देखने को मिलते हैं। आगे बात करें तो सातवाहन वंश के संस्थापक फाउंडर शिमुक थे। और सातवाहन वंश का जो क्षेत्र था, एरिया, वह महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र था। यानी सातवाहन वंश भारत के साउथ वाले एरिया में, दक्षिण वाले एरिया में शासन कर रहे थे। पुराण में इस वंश को आंध्र कहा गया है। सातवाहन वंश को पुराण में आंध्र कहा गया है। और बहुत सारे जो अभिलेख हैं उनमें सातवाहन को सातवाहन ही कहा गया है। इसलिए सातवाहन को आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। तो पुराण में आंध्र मिलता है इनके बारे में चर्चा, और अभिलेखों में सातवाहन मिलता है, इसलिए इसे आंध्र सातवाहन भी कहते हैं। अब आगे बात करें तो सातवाहन वंश के बारे में मत्स्य पुराण में बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? सबसे पहले तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है और इसमें सातवाहन वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। सातवाहन वंश की वंशावली, सातवाहन वंश के वंशावली की जानकारी हमें मत्स्य पुराण से मिलती है और मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण होता है। तो कई बार यहाँ से सवाल बनता है कि मत्स्य पुराण का संबंध किस वंश से है? तो सातवाहन वंश से है। अब आगे बात करें तो सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी और यह वर्तमान में औरंगाबाद महाराष्ट्र वाले इलाके में पड़ता है। सातवाहन वंश की राजकीय भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज प्राकृत थी और सातवाहन वंश की लिपि, स्क्रिप्ट ब्राह्मी लिपि थी। अब आगे बात करते हैं सातवाहन वंश के अगले शासक सतकर्णी प्रथम की। सतकर्णी प्रथम की बात करें तो इनका विवाह नागनिका नामक महिला से होती है और नागनिका नामक महिला एक अभिलेख का निर्माण करवाती है जो है नाना घाट अभिलेख, और इस अभिलेख का निर्माण महाराष्ट्र में करवाती है। यानी सतकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका नाना घाट अभिलेख का निर्माण करवाती है और इस अभिलेख में हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखने को मिलती है। पहला जानकारी इसमें है कि सतकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए और 1 राजसू यज्ञ करवाया। तो नाना घाट अभिलेख से हमें ये जानकारी मिली कि सतकर्णी प्रथम 2 अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं और 1 राजसू यज्ञ करवाते हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है और वह है कि ब्राह्मणों को भूमि दान की प्रथा का आरंभ हो गया। तो ये बहुत बड़ी बात थी। यहाँ से हमें ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा देखने को मिलती है। इससे पहले हमें भारत में किसी भी तरह का कोई भूमि दान देने की प्रथा देखने को नहीं मिलती है, लेकिन सतकर्णी प्रथम के शासन काल से हमें ब्राह्मणों को भूमि दान की प्रथा देखने को मिलती है और इसकी जानकारी हमें नानाघाट अभिलेख से मिलती है जो महाराष्ट्र में स्थित है। और नानाघाट अभिलेख के निर्माण करने वाले नागनिका थी जो सतकर्णी प्रथम की पत्नी थी। आगे बात करते हैं, नागनिका ने संरक्षिका के तौर पर कार्य किया। यानी नागनिका ने अपने बच्चों का पालन पोषण करने का ही काम किया। अब आगे बात करें तो सतकर्णी प्रथम के बाद सातवाहन वंश के अगले शासक होते हैं हाल। और हाल ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक किताब की रचना की और यह एक प्रेम कथा थी, लव स्टोरी थी। तो हाल ने गाथा सप्तशती नामक एक किताब की रचना करते हैं और ये प्राकृत भाषा में करते हैं। कई बार यहाँ से सवाल देखने को मिलते हैं कि गाथा सप्तशती की रचना किसने की? तो हाल ने की, जो सातवाहन वंश के शासक हैं। आगे बात करें तो इन्हीं के शासनकाल में, यानी हाल के ही शासनकाल में, गुणाढ़य ने प्राकृत भाषा में वृहत कथा कोश की रचना की। जो गुणाढ़य थे इन्होंने प्राकृत भाषा में वृहत कथा कोश की रचना की। और सर्ववर्मन ने कातंत्र की रचना की जो संस्कृत भाषा में लिखी हुई थी और इसकी रचना रानी मलयवती के अनुरोध में की।
तो हाल से हमें 3 बातें याद रखनी है। पहला कि इसने गाथा सप्तशती नामक पुस्तक की रचना की, जो एक प्रेम कथा थी और यह प्राकृत भाषा में लिखी हुई थी। दूसरा कि हाल के ही शासनकाल में गुणाढ़ ने प्राकृत भाषा में वृहत कथा कोश की रचना की और सरवर्मन ने कातंत्र की रचना की, जो संस्कृत भाषा में लिखी हुई थी और इसकी रचना रानी मलयवती के अनुरोध पे करते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने सातवाहन वंश के 3 शासकों के बारे में समझ लिया। पहला शिमुख, जो संस्थापक थे सातवाहन वंश के, दूसरा सतकर्णी प्रथम और तीसरा हाल। अब आगे हम बात करते हैं सातवाहन वंश के अगले शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी की। गौतमी पुत्र सतकर्णी की बात करें तो इन्होंने 106 ईस्वी से लेके 130 ईस्वी तक शासन किया, यानी 106 एडी से लेके 130 एडी तक शासन किया। गौतमी पुत्र सतकर्णी को सबसे महान शासक माना जाता है सातवाहन वंश का। अब सबसे महान शासक क्यों माना जाता है? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी को बहुत ज़्यादा वरदान प्राप्त थे। गौतमी पुत्र सतकर्णी ईश्वर की बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते थे और उन्हें ईश्वर से बहुत ज़्यादा वरदान प्राप्त हुआ था। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी को वरदान प्राप्त करने वाला भी कहा जाता है और इनके ही शासन काल में सातवाहन वंश का बहुत ज़्यादा विस्तार देखने को मिलता है, यानी सातवाहन साम्राज्य का बहुत ज़्यादा विस्तार गौतमी पुत्र सतकर्णी के शासनकाल में देखने को मिलता है। इसलिए गौतमी पुत्र सतकर्णी को सबसे महान शासक बताया गया है सातवाहन वंश का। आगे बात करें तो गौतमी पुत्र सतकर्णी की माता का नाम गौतमी बलश्री था और इन्हीं के नाम पे गौतमी पुत्र सतकर्णी का नाम गौतमी पुत्र सतकर्णी पड़ा। यानी गौतमी पुत्र सतकर्णी में जो गौतमी पुत्र वर्ड है, गौतमी पुत्र जो नाम है, वे इनके माता के नाम पे ही रखा गया है, गौतमी बलश्री के नाम पे ही। तो इस तरीके से सातवाहन वंश में हमें यह भी देखने को मिलता है कि सातवाहन वंश में कहीं ना कहीं मातृसत्तात्मक व्यवस्था का आभास देखने को मिलता है। मैट्रियार्कल सिस्टम का थोड़ा बहुत हमें आभास देखने को मिलता है, क्योंकि राजाओं के नाम से पहले उनके माता के नाम देखने को मिलते हैं। यानी गौतमी पुत्र सतकर्णी में गौतमी पुत्र इनके माता के नाम पे ही रखा गया है। आगे बात करें तो गौतमी पुत्र सतकर्णी के माता गौतमी बलश्री ने नासिक अभिलेख का निर्माण करवाया और नासिक अभिलेख में ये बताया गया है गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में कि ये एकमात्र ब्राह्मण थे, पहला बात। दूसरा, अद्वितीय ब्राह्मण थे। अद्वितीय मतलब कि इनके जैसा दूसरा कोई नहीं। गौतमी पुत्र सतकर्णी को नासिक अभिलेख में अद्वितीय ब्राह्मण बताया गया है। अद्वितीय ब्राह्मण मतलब कि इनके जैसा दूसरा और कोई ब्राह्मण नहीं है। और इस अभिलेख में हमें वर्ण व्यवस्था का रक्षक के रूप में गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में बताया गया है, प्रोटेक्टर के रूप में बताया गया है वर्ण व्यवस्था का। और इसमें गौतमी पुत्र सतकर्णी को वेदों का आश्रयदाता भी कहा गया है। कई बार यहाँ से सवाल बन चुके हैं कि वेदों का आश्रयदाता किसे कहा जाता है? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी को वेदों का आश्रयदाता कहा जाता है। अब हम लोग पीछे की बात करें तो जब हम लोग पुष्यमित्र शुंग पढ़ रहे थे तो वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था कि वैदिक धर्म का पुनरुत्थान करने वाले कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग थे। लेकिन वेदों का आश्रयदाता किन्हें कहा जाता है? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी को कहा जाता है। कई बार यहाँ से कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, तो इन्हें आप ध्यान दें कि वैदिक धर्म का पुनरुत्थान करने वाला पुष्यमित्र शुंग, लेकिन वेदों का आश्रयदाता गौतमी पुत्र सतकर्णी। आगे बात करें तो गौतमी पुत्र सतकर्णी के काल में ही शक शासक नहपान के साथ इनका युद्ध हुआ था और इन्होंने नहपान को हराया था और ये शक शासक थे। तो हम लोगों ने बात किया था कि अभी हमें 2 पैरेलल शासन व्यवस्था देखने को मिल रही है भारत में। एक तरफ तो हमें देखने को मिल रही है विदेशी और एक तरफ ब्राह्मण साम्राज्य। तो ये विदेशी वाले हिस्से के शक वंश हमें देखने को मिलेंगे और ये शक शासक नहपान थे जिनके साथ गौतमी पुत्र सतकर्णी का युद्ध हुआ और गौतमी पुत्र सतकर्णी नहपान को हराते हैं। आगे बात करते हैं तो अगला सातवाहन वंश का शासक वशिष्ठी पुत्र पुलमावी था और वशिष्ठी पुत्र भी इनके माता के नाम पर रखा गया है। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी की बात करें तो इन्हें आंध्र सम्राट भी कहा जाता है और इन्हें दक्षिणा पथेश्वर भी कहा जाता है। और इनके शासन काल में हमें सिक्के देखने को मिलते हैं जिनमें 2 पतवार वाली जहाज का चित्र देखने को मिलता है। तो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के शासनकाल में हमें कुछ सिक्के देखने को मिलते हैं और इस सिक्के में एक चित्र होता है
और यह चित्र किस चीज का होता है? तो 2 पतवार वाली जहाज का चित्र हमें देखने को मिलता है। अब आगे हम लोग अन्य सातवाहन शासकों के बारे में बात कर लेते हैं, जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ जानकारी हमें जानना जरूरी है। तो अगला जो शासक है वह है यज्ञश्री शातकर्णी। यज्ञश्री शातकर्णी की बात करें तो सातवाहन वंश के ये अंतिम शक्तिशाली शासक होते हैं और इनके शासनकाल में भी हमें सिक्के देखने को मिलते हैं जिनमें जलयान के चित्र देखने को मिलते हैं। तो सातवाहन वंश के शासकों की बात करें तो इनमें 2 शासक हैं, एक तो है वशिष्ठिपुत्र पुलमावी। इनके शासनकाल में भी हमें सिक्के देखने को मिलते हैं जिनमें 2 पतवार वाली जहाज देखने को मिलते हैं चित्र के रूप में, और यज्ञश्री शातकर्णी के भी शासनकाल में हमें सिक्के देखने को मिलते हैं और इनमें भी हमें सिक्कों में एक चित्र देखने को मिलता है, जलयान का चित्र। आगे बात करते हैं, यज्ञश्री शातकर्णी के बाद सातवाहन वंश के अगले शासक पुलमावी चतुर्थ होते हैं और पुलमावी चतुर्थ सातवाहन वंश के अंतिम शासक होते हैं और इनके शासनकाल के बाद सातवाहन वंश का विघटन हो जाता है, यानी सातवाहन वंश 4 भागों में बंट जाता है। अब आगे बात करें तो सातवाहन वंश 4 भागों में कौन कौन से भाग में बढ़ता है? तो पहला वकाटक वंश में बढ़ता है जो विदर्भ में शासन करते हैं। दूसरा आभिर वंश में बढ़ता है जो दक्षिणी महाराष्ट्र में शासन करते हैं और तीसरा इक्ष्वाकु वंश में बढ़ता है जो आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में शासन करते हैं और चौथा कदम वंश में बढ़ता है जो कर्नाटक वाले एरिया में, कर्नाटक वाले क्षेत्र में शासन करते हैं। तो बात करें जो पुलमावी चतुर्थ है वे अंतिम शासक होते हैं सातवाहन वंश के और इनके शासनकाल के बाद सातवाहन वंश 4 भागों में बढ़ जाते हैं, यानी सातवाहन वंश का विघटन हो जाता है और सातवाहन वंश 4 भागों में एक वकाटक वंश में बढ़ते हैं जो विदर्भ में शासन करते हैं, आभिर वंश में बढ़ते हैं जो दक्षिणी महाराष्ट्र में शासन करते हैं, इक्ष्वाकु वंश में बढ़ते हैं जो आंध्र प्रदेश में शासन करते हैं और कदम वंश में बढ़ते हैं जो कर्नाटक में शासन करते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने बात कर ली सातवाहन वंश के सभी शासकों के बारे में। अब हम सातवाहन वंश के कुछ अन्य तथ्यों की बात कर लेते हैं जिनसे कई बार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो अन्य तथ्यों की बात करें सातवाहन वंश की तो इनमें जो पहला तथ्य है वह है कि सातवाहन वंश में हमें चांदी, तांबे, सीसा, प्रोटीन और कांसे की मुद्रा का प्रचलन देखने को मिलता है और इसमें सबसे अधिक शीशे की मुद्रा देखने को मिलती है। यानी सातवाहन वंश में हमें कई मुद्राएं देखने को मिलती हैं जिनमें सर्वाधिक जो मुद्रा देखने को मिलती है वह शीशे की मुद्रा देखने को मिलती है। यानी शीशे की मुद्रा का प्रचलन सातवाहन वंश में हमें बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलती है और यह जो शीशा है यह शीशा रोम से मंगाया जाता था। आगे बात करें तो सातवाहन वंश में हमें मातृतंत्रात्मक ढांचे का आभास देखने को मिलता है जिसके बारे में हम लोगों ने अभी चर्चा की। तो यहाँ से हमें मातृतंत्रात्मक ढांचे का आभास देखने को मिलता है, यानी मैट्रियार्कल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है सातवाहन वंश में और राजाओं के नाम के पहले उनकी माता का नाम देखने को मिलता है, यानी राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा हमें सातवाहन वंश में देखने को मिलता है, जिसके उदाहरण भी हमें देखने को मिले। एक तो गौतमीपुत्र शातकर्णी और दूसरे थे वशिष्ठिपुत्र शातकर्णी। तो इस तरीके से हमें सातवाहन वंश में मातृतंत्रात्मक ढांचे का आभास देखने को मिलता है और राजाओं के नाम के पहले उनकी माता का नाम देखने को मिलता है और इसके उदाहरण भी हमें देखने को मिले गौतमीपुत्र और वशिष्ठिपुत्र। हालांकि जो सातवाहन वंश था वह भी पितृतंत्रात्मक वंश था, यानी पैट्रियार्कल सिस्टम भी देखने को मिलता है सातवाहन वंश, यानी पितृतंत्रात्मक सातवाहन वंश था लेकिन यहाँ कुछ हमें मातृतंत्रात्मक ढांचे का आभास देखने को मिलता है। पितृतंत्रात्मक क्यों था? इसलिए था क्योंकि सातवाहन वंश में राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था, ना कि पुत्री। तो उस राज सिंहासन पे जो उसका उत्तराधिकारी होता था वह पुत्र होता था। तो इससे हमें पता चलता है कि सातवाहन वंश पितृतंत्रात्मक था, लेकिन पितृतंत्रात्मक होने के बावजूद यहाँ हमें मातृतंत्रात्मक व्यवस्था का आभास देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ के राजाओं के नाम के पहले उनकी माता का नाम हमें देखने को मिलता है। अब आगे बात करें तो अगला जो तथ्य है सातवाहन वंश का, तो ये है कि सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौल्मिक को सौंपा था। तो सातवाहन वंश में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम कौन करते थे? गौल्मिक करते थे। आगे बात करें तो सातवाहन शासकों को दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता था।
सातवाहन शासकों को द लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ कहा जाता था, यानी दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता था। आगे बात करते हैं तो सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया, यानी जो सातवाहन राज्य था, सातवाहन साम्राज्य था, ये भारत के उत्तर और दक्षिण को मिलाने का काम किया, जोड़ने का काम किया। इसलिए इसे कहा जाता है कि सातवाहन राज्य ने भारत को, जो उत्तरी हिस्सा है भारत का और दक्षिणी हिस्से को जोड़ने का काम किया, यानी उनके बीच एक सेतु का काम किया। आगे बात करें तो सातवाहन वंश ने कुछ महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ की थी। कुछ इनके इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चरल वर्क्स देखने को हमें मिलते हैं, जिनमें पहला है कार्ले का चैत्य। सातवाहन वंशों ने कार्ले का चैत्य का निर्माण करवाया था और अजंता और एलोरा गुफाओं का कुछ हिस्सों का निर्माण सातवाहन वंशों ने किया था। और इस वंश में हमें अमरावती कला देखने को मिलती है। अमरावती कला एक प्रकार की मूर्ति कला है, गांधार कला सुनने को मिलती है, उसी तरह का अमरावती कला भी एक मूर्ति कला है। तो अमरावती कला जैसी मूर्ति कला हमें सातवाहन वंश में देखने को मिलता है। अमरावती कला का विकास हमें सातवाहन वंश में देखने को मिलता है। तो हमें यहाँ ये समझ में आ गया कि सातवाहन वंश में कुछ इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल वर्क्स भी हुए, कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा गुफाओं का कुछ हिस्सों का निर्माण और अमरावती कला का विकास सातवाहन वंश में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सातवाहन वंश को कंप्लीट कर लिया। सातवाहन वंश के सारे टॉपिक को हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।